आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 65वां महापरिनिर्वाण दिवस जो कि रेल फैक्ट्री के वारिशा हाल में बहुत ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आज इस समारोह में हमारे माननीय जीएम साहब श्री रविंद्र गुप्ता जी और आज प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रजीत गजला जी, प्रोफेसर लॉ जलंधर, जो कि उच्च तौर पे मुख्य वक्ता के रूप में बाबा साहब द्वारा बताए गए मार्ग के बारे में हमें जागृत करेंगे। और आज जहां पूरे भारत और समूह संसारवासी बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं पे आरसीएफ के समूह मिशनरी परिवार भी, समूह समाज बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए जो उन्होंने हमें विरासत में बड़े पद्धर पे बड़ा इतिहास, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और हमारे उन्नति के रास्ता हमें दे के गए हैं, उसके ऊपर हम लगातार संघर्षशील हैं। समय की सरकारें संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और हम समूह समाज को विश्वास दिलाते हैं कि हम जो बाबा साहब ने हमें हक हकूक़ लेके दिए हैं उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे और उन द्वारा बताए मार्ग पे हमेशा चलते रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। सभी जो जनतक टीवी देख रहे हैं उन दर्शकों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय एक बार फिर से, क्योंकि आज 6 दिसंबर कोई छोटा सा दिन नहीं है हमारे लिए, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज ही का दिन था जिस दिन बाबा साहब हमारे बीच में शारीरिक रूप में नहीं रहे। पर मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हम कभी ये मानते नहीं कि वो हमारे बीच नहीं है, वो हमेशा ही हमारे दिलों में है, हमारे दिमाग में है, हमारे जो हम काम रोज़ डेली लाइफ में करते हैं उनमें वो नज़र आएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने हमें ऐसा जीवन, आज जैसे हम खड़े हैं इतने अच्छे लिबासों में, ये सारी बाबा साहब की ही देन है। अगर हम आज अच्छे माहौल में, अगर आज हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम करवा रहे हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं, तो ये भी सारा बाबा साहब की ही देन है। क्योंकि बाबा साहब का अगर संविधान ना होता तो मैं आपके सामने कभी भी खड़ा होकर ऐसे नहीं बोल पाता, क्योंकि आप संविधान से पहले और बाद के हालातों को एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि संविधान के बाद हमें क्या अंतर आज नज़र आ रहा है। हम इतने अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, राष्ट्रपति से लेके भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। तो ऐसी बहुत सी एग्जाम्पलें हैं जो भारत के संविधान बनने के बाद ऐसे हुए हैं उपराले। तो इन सभी को याद करते हुए हमें तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमें 6 दिसंबर ही नहीं, ना ही 14 अप्रैल, हमें तो रोज़ सुबह उठ के बाबा साहब का धन्यवाद करते रहना चाहिए और उनके जो बताए मार्ग, क्योंकि बाबा साहब ने अपने अंतिम संदेश में ये कहा था कि मैं इस कारवां को बहुत मुश्किल से यहाँ तक लेके आया हूँ, अगर हो सके तो मेरे बच्चों इस पीछे मत जाने देना, अगर आप आगे नहीं भी ले जा सके तो भी। तो आज वो समय है कि बाबा साहब का जो मिशन था, जो उद्देश्य था, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है, जैसी समय की मौजूदा सरकारें हैं, आप किसानी बिल की बात करो, चाहे आप रेप केसेस की बात करो, आपको नज़र आएगा कि वो बाबा साहब जैसा समाज हमें देना चाहते थे वो वैसा नहीं बन रहा। उनके उलट, उनकी विचारधारा के उलट आज सरकारें काम कर रही हैं। भारत के संविधान में 104 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, जो बहुत सी ऐसी अमेंडमेंट हैं जो भारत की जो आम आवाम के लिए अच्छे नहीं, फिट नहीं बैठती, जहाँ बाबा साहब के विचारों के अनुरूप नहीं है। तो मैं हमेशा ही ये कहता हूँ कि जो संविधान है वो बाबा साहब ने इसीलिए पार्लियामेंट में अपने आखिरी भाषण में कहा था कि किसी भी देश का जो संविधान है वो अच्छा है या बुरा है, वो इससे उसके प्रोविज़न देख के नहीं, वो जैसे उसको चलाने वाले हैं वो साबित करेंगे कि वो अच्छा। अगर कोई संविधान बुरा भी है, अगर उसको चलाने वाले अच्छे होंगे तो वो अच्छा साबित होगा, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो जितना मर्जी दुनिया का संविधान अच्छा हो वो बुरा साबित हो जाएगा। तो आज वही हो रहा है कि बाबा साहब ने बहुत अच्छा संविधान हमें दिया, पर जो चलाने वाले लोग हैं वो उनकी जो भावनाओं को नहीं समझ रहे और अपनी तरीके से मोल्ड कर रहे हैं, अपने तरीके से उनका उल्ट दुरुपयोग कर रहे हैं। तो यही मेरी विनती है आज समाज को कि आज हमें संकल्प करना चाहिए कि जो बाबा साहब का संविधान है उसे सही रूप में वो लाएं, उसे लागू करें। तो इसी बात से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।
छण के जुल्म दे बदल गहरे, तोड़े तलाबा उतों पैरे, छण के जुल्म दे बदल गहरे, मुल लाते गूंगे बहरे, राज दी गल समझा दित्ती। पहला कुट पानी दा भर के सुती कौम जगा दित्ती, पहला कुट भीम ने भर के सुती कौम जगा दित्ती, पहला कुट भीम ने भर के सुती कौम जगा दित्ती, भीम ने कौम जगा दित्ती। मनुष्य मरती नू अगलाई, करती जो सी नित तबाई, मनुष्य मरती नू अगलाई, करती जो सी नित तबाई, पाके पेंट कोट ते टाई, रोब दी टांग जमा दित्ती। पहला कुट पानी दा भर के सुती कौम जगा दित्ती, पहला कुट भीम ने भर के सुती कौम जगा दित्ती, पहला कुट भीम ने भर के सुती कौम जगा दित्ती, भीम ने कौम जगा दित्ती। योद्धा लंडन विच गजया, ऐसा अणख दा झंडा कट्टिया, योद्धा जा लंडन विच गजया, ऐसा अणख दा झंडा कट्टिया, गांधी बोलण जो गानी छड्डिया, बोलती बंद करा दित्ती। पहला कुट पानी दा भर के सुती कौम जगा दित्ती, पहला कुट भीम ने भर के सुती कौम जगा दित्ती, पहला कुट भीम ने भर के सुती कौम जगा दित्ती, भीम ने कौम जगा दित्ती। जदों सी जुल्म कमाउंदे जाबर, लैके दित्ते हक बराबर, जदों सी जुल्म कमाउंदे जाबर, लैके दित्ते हक बराबर, ताइयों मिलिया कौम नू आदर, गुट सिखर चढ़ा दित्ती। पहला कुट पानी दा भर के सुती कौम जगा दित्ती, पहला कुट भीम ने भर के सुती कौम जगा दित्ती, पहला कुट भीम ने भर के सुती कौम जगा दित्ती, भीम ने कौम जगा दित्ती। गौतम बुद्ध, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए आज हम बाबा साहब के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन RCF की तरफ से इस समागम में पहुंचे हैं। आज इस समागम में हमारे माननीय डॉक्टर इंद्रजीत कुमार कजला जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट सोल्जर कॉलेज ऑफ लॉ जलंधर में कार्यरत हैं, हमारे बीच में वो मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे हैं। हम उनका यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर बलविंदर कुमार जी असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं, उनके साथ उनके मैडम बलविंदर कौर जी, उनकी वाइफ जो PGT इंग्लिश से हैं, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय से मसीता से यहाँ पर विशेष रूप से पहुँचे हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
हमारे बीच में श्री टीपी सिंह जी, प्रेसिडेंट, पंजाब स्टेट प्रेसिडेंट, और उनके साथ श्री सुरेश चंद्र जी बौद्ध, जनरल सेक्रेटरी भारतीय बौद्ध महासभा पंजाब, हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में मानयोग एक्सियन मनजीत सिंह जी, मिसेज मनजीत सिंह जी भी जलंधर से, जो नॉर्दर्न रेलवे में बतौर एक्सियन अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ हमारे बीच में राजेश कुमार जी, सीनियर ऑडिट ऑफिसर आरसीएफ, भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में कुछ बाहर से सज्जन आए हैं, हर भूपेंद्र सिंह जी और उनका पूरा परिवार अमृतसर से वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सरदार सुखदेव सिंह जी, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स, हमारे बीच में पहुँचे हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। श्री पूरन सिंह जी, एक्स जोनल प्रेसिडेंट, वो भी हमारे बीच में पहुँचे हैं और उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। श्री कृष्णलाल जसल जी, श्री धर्मपाल पैंथर जी, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर BR अंबेडकर सोसाइटी RCF, वो भी साढ़े बीच पहुँचे हैं। उन्होंने भी हम अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री SK सोए जी, मैडम बिबियाना एक्का जी, संगरा दी टीम भी हमारे बीच में पहुंची है। उनको भी हम यहाँ पर स्वागत करते हैं, जी आएँ बोलते हैं। हमारे बीच में जलंधर से विशेष रूप से हमारे मैडम जी सिंह जी, जो हमारे इस संस्था के अध्यक्ष हैं, उनके धर्मपत्नी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका भी हम यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनके साथ ही जो हमारे बीच में हमारे साथी, जो हमारे RCF परिवार यहाँ पर उपस्थित हुआ है, उनको भी हम जी आएँ कहते हैं। और प्रोग्राम को ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं निवेदन करूँगा, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी श्री करण सिंह जी वो आएँ और 2 मिनट के लिए अपनी बात आज के दिन जिस पे रखें। श्री करण सिंह जी, जोनल एडिशनल सेक्रेटरी SC/ST एसोसिएशन RCF। साथियों, SC/ST एसोसिएशन 14 अप्रैल और 6 दिसंबर मनाने के साथ साथ गांव में भी, जो नज़दीक गांव है, पे बैक टू सोसाइटी, जो बाबा साहब ने हमें मिशन दिया है, उसके चलते हम गांव में भी अपने लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यरत हैं। अभी हाल ही में हम 2 गांव में जाकर के हमारे साथी, उन्होंने जाके हमारे लोगों को जागरूक किया है और आगे भी करने का हमारा मिशन है। और मैं निवेदन करूंगा करण सिंह जी, एडिशनल सेक्रेटरी, वो अपने वक्तव्य रखें। सभी माताएं, बहनें और अधिकारीगण, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम बाबा साहब का 65वां महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही दुखदाई है। बाबा साहब जो हमें जीना सिखा गए, जो हमें ऐसी स्थिति से निकाल करके लाए हैं कि आज आप इतने अच्छे वातावरण में और ऐसी पोजीशन में बैठे हैं, तो उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत करके जो इस उसमें लेके आए हमें स्थिति में, वो आज के दिन हमारे बीच में से चले गए थे। और उनके लिए, हमारे लिए आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताए हुए आदर्शों को हम अपनाएं, उनको अपने जीवन में उतारें। और बाबा साहब ने जो हमें मूल मंत्र दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो अपने अधिकारों के लिए, उनके प्रति हम जागरूक रहें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार फिर से सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। करण सिंह जी, हमारे बीच में सरदार मनजीत सिंह जी बाजवा, RCF एम्प्लॉय यूनियन से, और उनके साथ उनकी टीम यहाँ पर पहुँची। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में भारतीय बौद्ध महासभा के प्रेसिडेंट श्री TP सिंह जी, वो भी आएँ और 2 मिनट के लिए अपनी बात को रखें। श्री TP सिंह जी से रुखसत हो गए थे। उन्होंने ताजीवन इतना ज़बरदस्त संघर्ष किया
जिसका फल हम आज यहाँ पर चख रहे हैं, भोग रहे हैं। और उनसे पहले जो भारतीय संविधान लिखने से पहले जो हमारे समाज की दशा थी, उसमें और आज में ज़मीन आसमान का अंतर है। और फिर भी हम बाबा साहब के जो हमें मिशन दिया है उसको पूरा करने में असमर्थ हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री टीपी सिंह जी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हॉल में उपस्थित सभी साथियों, माताओं, बहनों, साथियों, आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। तो बाबा साहब आज से पहले बहुत ही लोगों ने मानवता के लिए काम किया, लेकिन एक बाबा साहब को ही ज़्यादातर हमारे लोग जो है क्यों याद करते हैं। बाबा साहब वो शख्सियत थे, जब बाबा साहब को होश आया अपने जीवन में, लगभग वो मैट्रिक के तक पहुँचे, तो उन्हें पता लगा कि इस देश में एक व्यवस्था काम कर रही है, जिसके कारण इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इतना शोषित हुआ, इतना दबाया गया, इतना उसके साथ अन्याय हुआ। उसका कारण था इस देश में एक व्यवस्था काम कर रही थी जिसको चार वर्णी व्यवस्था कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस देश में उन लोगों के साथ अन्याय क्यों हुआ, ज़्यादा लंबा समय मैं नहीं लूँगा, शॉर्ट में अपनी बात रखूँगा। क्योंकि वो एक खास वर्ग से संबंधित थे, वो एक शोषित वर्ग से संबंधित थे। वो एक ब्राह्मण, एक हिंदू धर्म का हिस्सा मानते थे अपने आप को। उस हिंदू धर्म में चार वर्ण हैं, और जो तीन वर्णों को छोड़ करके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को छोड़ करके शूद्र वर्ण में आते थे, वो सभी उनका एक कारण बने शोषण का। क्योंकि ये सिस्टम जो है असमानता पर आधारित है, विषमता पर आधारित है। और जब विषमता पर आधारित है, असमानता पर आधारित है, तो न्याय तो होने का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि जो असमानता है, सामाजिक असमानता, जातीय असमानता, उसमें जाति का उसका कारण हुआ है। जाति जो चार वर्णों में शूद्र वर्ण है, उस शूद्र वर्ण में जितनी जातियाँ हैं वो सभी उसके कल्चर के अनुसार, उनके जो धर्म ग्रंथ है वो उनको एक दबा कर रखने का आज्ञा देते हैं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है उनके धर्म ग्रंथों में कि स्त्री शूद्रस्य विद्या अनाद्यताम, स्त्री और शूद्र को कभी विद्या नहीं सिखानी चाहिए। ये बात क्यों लिखी कि शूद्र वर्ग के लिए ही खास करके ये बात कही है। ऊपर के तीन वर्णों को उन्होंने पूरी आज़ादी दी है, और चौथे वर्ण को जो 85% लोग हैं इस देश की आबादी का, उनको पूर्ण रूप से दबाने का काम किया गया। उसमें लिखा है उनके धर्म ग्रंथों में साफ कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। ये बात वो कहते हैं कि जिस प्रकार ढोल को, गंवार को, शूद्र को दबा कर रखना चाहिए, कस कर रखना चाहिए, तो ये बात जो है पूरी असमानता पर आधारित है, उनको ऊपर उठने की इजाज़त नहीं देती। और यहाँ तक उन्होंने कहा उनके धर्म ग्रंथों में, शूद्रस्य धारणम जीर्णस्य वस्त्र छिद्रस्य भोजनम। शूद्रस्य धारणम, शूद्र को धारण करना चाहिए, जीर्णस्य वस्त्र, फटे पुराने गले सड़े कपड़े, और खाना कैसा खाना चाहिए, छिद्रस्य भोजनम, ऊपर के तीनों वर्णों की जूठन। जो धर्म इतनी आज़ादी नहीं देता आदमी को, मानवता को, इंसान को कि वो ऊपर उठ जाए, तो उसको कैसे अपनाया जाए। बाबा साहब ने ये बीमारी ढूंढ की उन्होंने कि भाई मेन बीमारी है ये, इसका इलाज बाबा साहब ने 1956 में बात कही है। वो बहुत पहले ही कह दिया था, उन्होंने स्टडी की थी इस बात की कि मैं हिंदू पैदा हो मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि ये सारी बीमारी उन्होंने ढूंढ ली थी उसमें। और इस हिंदू रह के मरूंगा नहीं, इस कमेंडमेंट को 1956 में पूरा किया। इसका इलाज बुद्धिज़्म के अलावा कोई और नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई बुद्धिज़्म ही क्यों है, और क्रिश्चियन क्यों नहीं, सिख क्यों नहीं, बौद्ध क्यों नहीं, मतलब दूसरे और धर्म क्यों नहीं है।
बुद्ध धर्म के अलावा कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव की बात करता हो। बुद्ध धर्म में सारे समान हैं, कोई जातियाँ नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। तो बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो बुद्ध धर्म के 5 शील हैं, उनको हमारे देश के संविधान में उनको ऐड किया, उनको लागू किया और देश का संविधान ऐसा बनाया जो समता, स्वतंत्रता और बंधुभाव पर आधारित है। पूर्ण आज़ादी देता हर नागरिक को कि वो अपना विकास कर सके। विकास के लिए उसकी शिक्षा, उसका रोज़गार, उसका जो लिविंग, जो ब्रदरहुड है समाज में, वो पूर्ण रूप से उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। उसको अपने बोलने की आज़ादी, अपने जो विचार हैं उसको रखने की आज़ादी। लेकिन ये जो इस देश का जो एक वर्ग जिसका कब्जा है इस देश में, वो पूर्ण रूप से आपको शूद्र वर्ग को आज़ादी नहीं देता। तो इसीलिए बाबा साहब ने जो ये संविधान दिया है, ये देश का संविधान एक धर्म ग्रंथ ही नहीं, एक जीवन जीने का, मानवता के लिए एक आधार है। बाबा साहब ने इसमें अपने आप इस देश के नागरिकों को समान अधिकार दे करके बड़ा उपकार किया है। बाबा साहब को इसीलिए भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनको मनाते हैं। तो आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। तो इस उपलक्ष्य में आप लोगों ने जब यहाँ उपस्थित हुए, मैं आप सभी का आभारी हूँ और मैं अपने विचार यहीं पर रखता हूँ। थैंक यू। टीपी सिंह जी, आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी हमें दी है और इसी कड़ी में मैं एक छोटी बच्ची हमारे बीच में प्रभजोत कौर, जो हमारे ऑफिस बीर सरदार जसपाल सिंह चौहान की बेटी है, वो आपके सन्मुख कविता प्रस्तुत करेगी। मूल निवासियों हुणता जागो, हुणता मेरा जागो। नाम प्रभजोत कौर है। मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता पेश करने जा रही हूँ जो मेरे पापा ने लिखी है। उसका विषय है मेरे देश दे मूल निवासियों हुणता जागो, हुणता जागो। मेरे देश दे मूल निवासियों हुणता जागो, हुणता जागो। जो मंदिरां विच वड़न नहीं दिंदे, अपने बूहे अगे खड़न नहीं दिंदे, क्यों मंदिरां विच वड़दे हो, झूठे सारे कर्म कांड, हुणता जागो, हुणता त्यागो, त्यागो। मेरे देश दे मूल निवासियों हुणता जागो, हुणता जागो। घोड़ी उत्ते बैन नहीं देना, संविधान तुहाडा रहन नहीं देना, मन्नू बाद दे चमचों सुन लो, आ झूठे सारे सपने त्यागो। मेरे देश दे मूल निवासियों हुणता जागो, हुणता जागो। अत्याचार कोई कर नहीं सकदा, चौहान भुखा कोई मर नहीं सकदा, मैं वड्डा ते तू छोटा, बस जातां दे हंकार नू त्यागो। मेरे देश दे मूल निवासियों हुणता जागो, हुणता जागो। मेरे देश दे मूल निवासियों हुणता जागो, हुणता जागो। थैंक यू। जय भीम, जय देश के भारत। मूल निवासियों हुणता जागो, हुणता जागो। मेरे प्यारी बच्ची प्रभजोत कौर ने आपके सन्मुख रखी है। मैं इसी का नहीं, इसके परिवार का भी ऋणी हो, धन्यवाद करता हूँ उनको भी कि आप लोग हमारे ऐसे बच्चों को तैयार करते रहो तो आने वाला समय हमारा अच्छा संकेत दे रहा है। तो इसी कड़ी में हमारे बीच में वीर प्रकाश जी, जोनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन, अपनी टीम के साथ पहुँचे हैं। उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में ऑनरेबल श्री सुरेश चंद मीना जी, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला हुए हमारे बीच में पहुंचे, उनको भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करता हूं आगे वीर प्रकाश जी को 2 मिनट वास्ते हमारे यहाँ आएँ और अपनी बात को रखें। जोनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉय। महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी को नमन करता हूँ। आज हम सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर इकट्ठे हुए हैं। विगत 26 नवंबर को हम एक मीटिंग में शामिल हुए थे संविधान दिवस के उपलक्ष्य में। जब जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम जहन में आता है तो संविधान की बात आती है, और जब संविधान की बात करते हैं तो बाबा साहब का नाम याद आता है। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं।
और इसलिए हम बार बार संविधान की बात करते हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी संगठन के लिए उसका संविधान सर्वोपरि है। राष्ट्र की आत्मा है संविधान। और इतना विस्तृत अध्ययन के बाद भारत के संविधान का निर्माण किया गया। शायद ही विश्व में ऐसा उदाहरण हो। नहीं तो आप आज देखते हैं कि कई देशों में तो गृह युद्ध की स्थिति है, क्योंकि या तो संविधान सही नहीं है। अगर संविधान है तो लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम इस संविधान का, संविधान निर्माताओं का, हमारे महापुरुषों का सम्मान करें, उनके आदर्शों को समझें, अध्ययन करें, उसको आत्मसात करें। आज हम ये समारोह आयोजित कर रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य भी यही है कि हम उनके आदर्शों को समझें, अध्ययन करें, आत्मसात करें, ताकि इस समाज में एक समरूपता का भाव आ सके और हम एक समान भाव से इस समाज में जीवन जी सकें। और संविधान की मूल भावना भी यही है, मूल उद्देश्य भी यही है। तो आज परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मैं ओबीसी एसोसिएशन की तरफ से बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। क्योंकि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है काफ़ी दिनों से, और मैं कहूँगा आज बड़ी खुशी की बात भी है कि वारिसा हाल में हम लोग काफ़ी दिनों बाद इकट्ठे हुए हैं। ये अच्छा साइन है। और आरसीएफ के साथियों ने बहुत अच्छा, कोरोना में भी बहुत अच्छा काम किया है। ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। जहाँ हम 3 पॉइंट कुछ LHB कोच का निर्माण कर रहे थे, तो 5 पॉइंट कुछ चला गया है और पूरे रेलवे में आरसीएफ का नाम है। तो हम ऐसे ही काम करते रहें और समाज के कार्यों में शामिल होते रहें, क्योंकि ड्यूटी करना तो हमारा कर्तव्य है और समाज के प्रति भी हमारा दायित्व है। इनका हमें निर्वाह करेंगे। और इसी प्रेरणा के साथ एसोसिएशन ने हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया गया है कर्मठ साथियों की बदौलत। और मैं उम्मीद करता हूँ ज़रूर हम कुछ प्रेरणा आज के दिन पर ग्रहण करेंगे। पुनः बाबा साहब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। आपने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, संविधान का सम्मान करने की बात करी है, और सम्मान तो हम करेंगे ही, हमें यहाँ पर प्रण भी लेना चाहिए कि हम अपने इस बहुमूल्य जो हमारा ग्रंथ है संविधान को हम बचाने के अब काम करेंगे। और ऐसी हमें आशा है कि मेरा समाज अभी धीरे धीरे जाग रहा है और इस जो हमें जो ये भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने दिया है उसको हम ताड़पीड़ो नहीं करने देंगे। इसी कड़ी में मैं हमारे बीच में हमारी रिस्पेक्टेड बहन मैडम बलविंदर कौर जी, PGT इंग्लिश, जवाहर नवोदय विद्यालय मसीता, जो हमारे बीच में विशेष रूप से यहाँ पर पहुँची हैं, उनको मैं अनुरोध करूँगा कि वो भी आएँ। आज के मौके पर वो बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मैडम बलविंदर कौर जी, उनके साथ उनके हस्बैंड भी आए हुए हैं, डॉक्टर बलविंदर कुमार जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो पहले भी जब बाबा साहब की यहाँ पर पौत्री पिछले समय में हमने 7-8 वर्ष पहले यहाँ पर उनको बुलाया था, डॉक्टर अम्बेडकर जी के पौतनो हो, और बड़ा यहाँ पर उनका हमें खुशी हुई और सम्मान भी पूरा हमारे लोगों ने यहाँ पर उनका किया। तब ये हमारे साथी बलविंदर कुमार जी डॉक्टर साहब हमारे बीच में प्रस्तुत हुए थे। और आज कल उनको इनका मुझे फ़ोन भी आया कि मैं भी वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। डॉक्टर साहब से भी हम कुछ ज़रूर हम उनके बहुमूल्य वचन हम जानेंगे। तो मैं निवेदन करूँगा मैडम बलविंदर कौर जी। मंच पर सुसज्जित हमारे फूले अम्बेडकरी विचारधारा के महान नायकों की तस्वीरें जो हमें पल पल प्रेरणा देती हैं, उन महान नायकों को जिन्होंने एक मानवतावादी समाज की रचना की,
कल्पना की, उसके लिए संघर्ष किया, मैं उनके चरणों में शत शत नमन करते हुए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के दिन बाबा साहब हमारे बीच से शारीरिक रूप से हमसे बिछड़ गए, किंतु अपने जीवन संघर्ष की एक ना भूलने वाली वो कहानी हमें देकर गए, जो कि हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बाबा साहब का जीवन, उनका लिटरेचर इतना विस्तृत है कि उसको पढ़ने और समझने के लिए शायद एक जीवन पूरा नहीं पड़ता। आप गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे बीच से एक महान पुरुष, जिसने अपने जीवन काल में ही कई जन्मों का कार्य कर दिया और उन्हें सिर्फ एक दलित नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जाती है। पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो एक महान समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और संविधान के ज्ञाता थे। इसके अलावा मैं जो बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो उनका स्त्री जाति के प्रति जो उन्होंने हमें अधिकार दिए हैं, प्रत्येक स्त्री को हमेशा बाबा साहब को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। दलितों में भी महादलित स्त्री, जिसकी कोई जाति नहीं होती। क्यों? क्योंकि युगों युगों से उसे पद दलित माना गया है। तो क्यों ना भारत की और पूरे विश्व की महिलाएं बाबा साहब को समझें। मैं जब भी मंच पर आती हूँ तो जिस तरफ मेरी बहनें बैठी होती हैं, छोटी बच्चियाँ बैठी होती हैं, उस तरफ ही मेरा ध्यान जाता है, क्योंकि हम जो पूरी मानवता का 50% हैं, अगर हम बाबा साहब को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो मेरा ना केवल ये मानना है बल्कि मेरा ये विश्वास है कि हम एक बेहतर संसार बना सकते हैं। बाबा साहब ने एक वो चिंगारी दी है जो कि अगर हम अपने में महसूस करें, हम महिलाएं बाबा साहब के प्रति हमें अधिक कृतज्ञ होने की आवश्यकता है। मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे विद्वान वक्ता हैं जिन्हें कि हम सुनना चाहेंगे, लेकिन आपके साथ मैं एक कहानी शेयर करना चाहूँगी कि एक बार बाबा साहब नागपुर में किसी होटल में वक्तव्य देने के लिए गए। तो जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं वहाँ पर उनके लिए फूल लेकर खड़ी हैं, बुके लेकर खड़ी हैं। तो बाबा साहब और मतलब उनकी ड्रेस बहुत अच्छी नहीं थी। जब उन्होंने बाबा साहब को वो पुष्प अर्जित किए तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बाबा साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम होटल के अंदर जा सकें, तो और हम लोग अपनी दिहाड़ी के पैसों से
आपके लिए ये पुष्प खरीद के लाए हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं इस बात को हमेशा याद रखूँगा और महिलाओं के लिए और अपने देश, अपने समाज के लिए मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखूँगा। निवेदन करूंगा जोनल अध्यक्ष श्री जीत सिंह जी से कि वो मंच पे आएँ और आज के मुख्य अतिथि को यहाँ पर उनका अभिनंदन करें श्री जीत सिंह जी, और अपनी बात को भी रखें। तथागत गौतम बुद्ध, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं अन्य महापुरुषों को नमन करते हुए आज बाबा साहब के 65 में महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर पहुंचे आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, महाप्रबंधक रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, आदरणीय श्री राजकुमार मंगला जी, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर आदरणीय सुरेश चंद मीना जी, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर ऑफिसर सहवान, अलग अलग यूनियंस, आरसीएफ एम्प्लॉयज यूनियन, आरसीएफ मैन यूनियन, ओबीसी एसोसिएशन, आईआरटीएसए और मेरी भरातरी जथेबंदियों के आगू सहबान, और आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री डॉक्टर इंद्रजीत कजला जी, और आज के मौके पर और बहुत पतवंते सज्जन और मेरे समाज के समूह भाइयों बहनों, बच्चों और बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय जीएम साहब का आभारी हूं, जिन्होंने अपने बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से समय निकालकर अपना कीमती समय देकर हमें गौरवान्वित किया है। क्योंकि जब हम जीएम साहब को इनवाइट करने गए थे और वो उनका शेड्यूल बहुत हेक्टिक था, जैसे ही हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमारी बेनती को माना और उन्होंने अपने समय से ये कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। तो उसके लिए मैं समूह समाज की तरफ से बहुत धन्यवाद साहब का करता हूँ। साहब ने जब से आरसीएफ की कमान संभाली है तो आरसीएफ में एक नई किरण और एक नया जोश देखने को मिला है। जिस आरसीएफ को पूरी इंडियन रेलवे में अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा था कि यहाँ प्रोडक्शन नहीं होती और जहाँ के लोग काम नहीं करना चाहते, जहाँ के लोग काम नहीं करते, उनकी नीयत ठीक नहीं है। तो जब से जीएम साहब आए हैं तो मेरे को कहने में बहुत फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि हम उनकी टीम के मेंबर हैं कि हमारे माननीय रेल मंत्री नहीं, माननीय प्रधानमंत्री की जुबान पे भी रेल कोच फैक्ट्री का नाम आया है। क्योंकि जो प्रोडक्शन है एलएचबी कोच की, जो प्रोडक्शन, जो सिर्फ 4 कोच कहते थे कि आप तो अपने साल का टीचर ही पूरा नहीं करते। कोविड महामारी के दौरान मैक्सिमम कारखाने बंद हो गए और रेलवे के बहुत से कारखाने अभी तक अपनी प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं कर रहे, और आरसीएफ में 4 से 6 कोच पर डे जा रहे हैं, जो कि आरसीएफ में एक नया मील पत्थर और नए अध्याय जुड़ा है। और दूसरा, जो जीएम से साहब के आने में एक और नया अध्याय जुड़ रहे हैं, वो बहुत ही शॉर्टली आप देखेंगे, क्योंकि मैं भी अपने आप में मान महसूस करता हूँ, मैं भी उसी टीम का मेंबर हूँ
जो प्रोजेक्ट टीम है, तो एक नया अध्याय, एक एशियन इकोनॉमी क्लास बनने जा रहा है, जो इंडिया रेलवे में नई जो क्रांति पैदा होगी। जैसे रेल फैक्ट्री का नाम पहले एशियन में पूरे इंडियन रेलवे में छाया था, अब जो एशियन कोच है 3 टायर कोच इकोनॉमी क्लास, जिसमें से लग्जरी कार ही नहीं, जहाज जैसी सुविधाएं का जो उसमें सुविधाएं दी गई हैं, वो अभी आप बहुत शॉर्टली देखेंगे कि आरसीएफ से निकलेगा। यह भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। साहब ने खाली प्रोडक्शन के लिए ही काम ही नहीं किया, जो सबसे हमें प्रभावित हम हुए हैं। एक बार कोविड महामारी के दौरान साहब के पास जाने का मौका मिला, तो जो साहब ने हमें दिखाया, एक पेपर लिए हुए थे, तो हमने पूछा कि सर प्रोडक्शन के बारे में देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे को प्रोडक्शन की चिंता नहीं है, मेरे को चिंता इस आरसीएफ के पूरे परिवारों की चिंता है। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे कितने आदमी आज बीमार तो नहीं हो गए कोविड की महामारी में, कोई आदमी इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया, और मैंने जो बाहर के लोग मैक्सिमम है, मैं इतनी सिक्योरिटी लगा दी है कि बाहर का कोई लोग ऐसा एंट्री करके यहाँ पे कोविड स्प्रेड ना कर दे। ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय काम जीएम साहब ने किया है। और इसके बगैर, प्रोडक्शन के बगैर ही नहीं, आरसीएफ कॉलोनी में भी बहुत काम ऐसे हुए हैं, जिसमें से एक बेस्ट चीफ इंजीनियर साहब बता रहे थे कि बेस्ट कंपोस्टर लगाया गया है, जो हमारी किचन की जो वेस्ट है उससे नेचुरल खाद बन रही है, जिससे कि पूरी कॉलोनी में उस खाद को बूटे में डाला जा रहा है। बातें और भी बहुत हैं जो यहाँ में जीएम साहब ने ये की हैं। तो आज यहाँ मैं जीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ। वहाँ पे हमारे माननीय प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर आरपी कजला साहब, जिन्होंने आरसीएफ में एक एक एम्प्लॉई तक पहुँच के, श्री राजकुमार मंगला जी ने, जिन्होंने आरसीएफ के एक एक एम्प्लॉई तक पहुँच के उनकी प्रॉब्लमों को सुना ही नहीं, बल्कि उनको हल करके और आरसीएफ की प्रोडक्शन और क्वालिटी को शिखरों पे पहुंचाया है। तो हमें इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि हम भी उन्हीं की टीम के मेंबर हैं। हमें जब कोई आरसीएफ में आगे कोई नया अध्याय जुड़ता है तो हमें भी मान महसूस होता है। तो आज जो बाबा साहब का दिन है, आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी 6 दिसंबर 1956 को बेशक शारीरिक रूप से हमसे दूर हो गए थे, लेकिन जो उन्होंने विरासत में हमें दिया है उनको हम याद करते हैं। विरासत में क्या दिया है उन्होंने? एक बहुत बड़ा इतिहास और संसार का सबसे बड़ा संविधान। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा था तो एक विश्व के संविधानों के माहिर ग्रैनविल ऑस्टिन का क्या कथन था कि भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ये वो क्रांति है जिसे सदियों तक भारतीय समाज और राजनीति ऊपर प्रभाव रहेगा। देखो आज भी जो संविधान है, जो संविधान में हमें हक हकूक मिले हैं, तो उसकी बदौलत अगर हमारा हक हकूक खत्म होता है तो हम उसके लिए संघर्ष करते हैं, आज़ाद हैं। जो आज सच और हक की लड़ाई भी आप देख रहे हो दिल्ली में चल रही है, तो आपके समाज ने भी 2 अप्रैल 2018 को ऐसा ही दिखाया था कि जो भारतीय संविधान में हक हकूक खत्म करने की बात चलेगी तो हम उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे, और जो कि हमें संविधान ने दिया है। और दूसरी जो बाबा साहब ने सबसे बड़ी जो हमें एक विचार दिया है, क्योंकि लोग कहते हैं, बाबा साहब ने कहते कि आइडिया रूल्स द वर्ल्ड, विचार परिवर्तनों का मूल है। तो उन्होंने क्या कहा था कि एजुकेशन इज द की विच कट्स ए ट्री ऑफ इग्नोरेंस। उससे पहले महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने कहा था कि विद्या
विद्या के कारण हम पिछड़ गए, विद्या के कारण हम गुलाम हो गए, विद्या के कारण हम पीछे हो गए। तो विद्या के ऊपर उन्होंने कहा कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, और अविद्या के कारण सारा जे हमारे लोगों का हताश हुए। उसी को आगे चलते हुए हमारे गुरुओं ने कहा, विद्या विचारी तब पर उपकारी। अगर विद्या लोगे तो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी होगी और समाज में एक अच्छा जो विचार आएगा। और उसी कड़ी में बाबा साहब ने संविधान में अंकित कर दिया कि हर औरत और लड़के को अपने बराबर के अधिकार हैं, वो विद्या ले सकता है, और उस विद्या के कारण ही हम लोग अच्छी सुविधाएं और अच्छी नौकरियों में बैठे हैं। तो साथियों, समय को वहाँ में देखते हुए जो कोविड महामारी चल रही थी, तो मैंने इस विद्या को आगे बढ़ाते हुए अपने 55वें जन्मदिन पे 3-4 किताबें लिखी हैं, जो मैंने जीएम साहब और आदरणीय हमारे पीसीएमई साहब, चीफ इंजीनियर साहब और कजला साहब के हाथों से ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की एक जीवन में लिखा था। क्योंकि जो विद्या आज हमें मिल रही है, जो हमारे महापुरुषों को विद्या मिली है, उसमें मैंने अंकित किया है, उस टाइम उनको विद्या का अधिकार नहीं था। जब उनको विद्या के लिए स्कूल में जाना पड़ा तो उनको 5 शर्तों के साथ एडमिशन दिया गया। साथियों, तो पहली शर्त थी कि अंबेडकर जब स्कूल में आएगा तो जो टाट बैठने के लिए मिलता है बाकी बच्चों को सरकार से मिलता था, और जे अपने घर से लेके आएगा। और दूसरी कि उन जो बच्चे सवान बच्चे उनको 10 फीट दूर बैठना पड़ेगा। और तीसरा, जे ब्लैक बोर्ड के पास नहीं जा पाएगा। चौथा, जो पानी पीना अगर हो तो जे अपने आप पानी नहीं पिएगा, कोई दूसरा पिलाएगा। और 5वीं शर्त जो थी कि जे दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलेगा। तो साथियों, तो कैसी सिचुएशन होगी। उसमें बाबा साहब ने दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका, उन्होंने बोला है कि अगर बाबा साहब अमेरिका में पैदा होते तो हम उनको सूरज कहते। उन्होंने जो सिंबल ऑफ नॉलेज का पिछले 2-3 सालों में पहले दिया है, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक का, जो आपके महापुरुषों को मिला है, तो हमें भी अपने बच्चों को जो शिक्षा देनी चाहिए कि हम उस विचार पे अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे, खाली एजुकेट नहीं करेंगे, और समाज में भी एजुकेशन जो हम लेके जाएंगे। क्योंकि जो वंचित लोग रह गए हैं उनको हमारी ड्यूटी है उनको कि विद्या के महत्व के बारे में समझाना और विद्या के लिए गाइड करना, ये हमारी ड्यूटी है। तो आज जहाँ मैं अपने माननीय जीएम साहब का आभारी हूँ, हमारे पीसीएम साहब का आभारी हूँ, तो वहाँ हमारे समूह समाज का भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस कोविड महामारी के चलते कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए तो यहाँ पे पहुँचे हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज की जो किताब के बाद 11 अप्रैल 2021 में बहुजन क्रांति के मोडी अपने ज्योतिबा राय फूले जी की भी रिलीज होनी है। उस बुद्ध पूर्णिमा पे मानव मुक्ति दाता दे मार्ग, मानव मुक्ति दे मार्ग भगवान बुद्ध, वो रिलीज हमने करनी है। तो मैं जो चाहूँगा कि हमारे जीएम साहब हमारा मार्गदर्शन जैसे आज किया करते रहेंगे, और हमेशा जैसे ही हमने जीएम साहब को किसी भी काम के लिए अपनी प्रॉब्लम के लिए बोला है, उन्होंने प्रॉपर टाइम बहुत दिया है, और हमेशा हमारा जो भी हम प्रॉब्लम लेके गए हैं उसको सॉल्व किया है। आज इसी के साथ मैं एक बार फिर से अपने समूह समाज को, जो आज के दिन पे बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आए हम एकजुट होकर अपने बच्चों और अपने समाज में एजुकेशन फैलाएं और एजुकेशन का प्रसार करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको एक बार फिर से जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपने बहुत अच्छी बातें रखी हैं, तो मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में सुरेश चंद बौद्ध जी वो आएँ और पंचशील त्रिशरण वो हमें सबको ज्ञान दें। त्रिशरण पंचशील श्री सुरेश चंद्र बौद्ध जी
और मैं अनुरोध करूंगा सभी हाजरीन को अपनी सीट से ज़रा एक बार उठना पड़ेगा उनको पंचशील और त्रिशरण के लिए। ये हमारे श्री सुरेश चंद्र जी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथी ऐसे हाथ जोड़ लेंगे और अपना ध्यान दोनों ऊँटों के बीच में रखेंगे। नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धसे। नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धसे। नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धसे। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं धम्मं संघं शरणं गच्छामि। तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। पाणिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। दाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषुचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। सुरामेरमज्जपमादट्ठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। साधु साधु साधु। सभी साथी बैठ जाएं। साथियों, जिस तरह से जीवन की शुरुआत हम करते हैं, ये 3 शरण हैं, 5 शील हैं। 3 शरण का मतलब बुद्ध, धम्म और संघ की शरण है। इसमें बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक पदवी होती है जो कोई भी आदमी प्राप्त कर सकता है अपनी लगन और शीलों का पालन करके। धम्म नेचर ऑफ लॉ होता है और संघ जो उच्च कोटि के विचारों वाले मानवों का एक समूह होता है, उसको संघ बोलते हैं। तो ये बुद्ध, धम्म और संघ है। बाकी 5 शील हैं। पहला, मैं चोरी नहीं करूँगा, हत्या नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा और व्यभिचार नहीं करूँगा और किसी तरह का नशा नहीं करूँगा। ये 5 शील हैं जो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर इनके आधार पर जीवन चलने की व्यक्ति प्रेरणा ले और इनको अपने जीवन में धारण करके जीवन व्यतीत करे, तो मुझे नहीं लगता कोई समाज में किसी तरह की विकृति पैदा होगी या कोई डिस्प्यूट पैदा होगा। इसीलिए हर इंसान के लिए ये 3 शरण और 5 शील बहुत ज़रूरी हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। श्री चंद्र जी, हमारे महाप्रबंधक महोदया यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका अभिनंदन किया गया है और हमें सूचना है कि उनके पास समय की थोड़ा अभाव है,
तो मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में हमारे महाप्रबंधक महोदया को कि वो मंच पे आएंगे और इस मौके पर 2 बुक्स जो रिलीज़ होनी है उसमें में से ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे अध्यक्ष महोदय श्री जीत सिंह जी ने लॉकडाउन के समय में लिखी है, और उसके साथ ही एक बुक का नाम है बैक्टीरिया जो हमारे रेलवे के अधिकारी रिटायर हुए हैं श्री सुरेंद्र कुमार जाटव जी IRSC उनके द्वारा लिखी गई। उनका दोनों बुक्स का यहाँ पर विमोचन होगा। और उन्होंने जीत सिंह जी ने, बड़े हर्ष की बात है कि जीत सिंह जी ने 5 किताबें लॉकडाउन में लिखी हैं। बहुत सारा समाज जो है इधर उधर की बातें करता रहेगा, इधर उधर की बातों में रिश्तेदारियों में घूमने जुटा होगा, और हमारे जो ये अध्यक्ष महोदय हैं बहुत ही सूझवान हैं, इन्होंने उस समय का सदुपयोग करते हुए अपनी 4-5 बुक इन्होंने लिखी हैं। और हम इनकी आगे भी ये कामना करेंगे कि आगे भी ये लिखें और समाज को ऐसी किताबें ये भेंट करते रहेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे महाप्रबंधक महोदया PCME साहब, PC साहब, हमारे मुख्य वक्ता साहब इंद्रजीत कजला जी, और उनको स्कॉट करके श्री जीत सिंह जी ले आएँ, मंच पे ले आएँ, और इन बुक्स का विमोचन अभी आपके सन्मुख होगा। श्री भरत सिंह जी EDPM भी साथ में आ जाएं। ऐसी सामग्री हमारे समाज को मिलती रहनी चाहिए, और इन्हीं किताबों से ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा। जो आज यहाँ पर ये बुक्स जो है रिलीज़ की जा रही हैं आपके सन्मुख, ये बहुत ही हर्ष खुशी की बात है। राइटर के मन में विचार पैदा होता है, और विचार को वो पेपर पर लाने के लिए सारा प्रकरण उनका होता है, वो पेपर कर ला करके उनको बाद में छपाई करवाते हैं, और हमें सिर्फ इनको खरीद करके हमें अपना जो ज्ञान में बढ़ावा करना चाहिए। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। सज्जनों, उपस्थित बच्चों और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, अतिथियों, SC/ST एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, श्री जीत सिंह जी और उनके अन्य साथी, आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने आज इस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका दिया। देखिए, ये दिन अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। मैं समझता हूँ कि किसी भी भारतीय का सिर्फ एक ही धर्म होता है, वो होता है भारतीयता, और उसका एक ही धर्म ग्रंथ होता है, वो होता है भारतीय संविधान। जो धर्म की राह होती है वो किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए वो बहुत ज़रूरी और आगे उत्थान के लिए, अपने आप को, अपने देश को, सबको ऊपर आगे बढ़ाने के लिए वो सबसे आवश्यक चीज़ होती है। तो इतना बड़ा राष्ट्र, इस राष्ट्र में कितनी जाति, प्रजाति, संस्थाएं, संस्थान, धर्म, बहुत सारी विभाजन जिनके साथ ये देश आज़ाद हुआ, उन सबको कैसे एकजुट एक राष्ट्र के रूप में खड़ा किया जाए। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके चारों तरफ सागर है और एक तरफ हिमालय है, तो बीच में एक कैद होने से हिंदुस्तान एक हो गया। ये
आज हम लोगों को महसूस होता है। लेकिन उस समय का भारत, जब भारत आज़ाद हुआ था, वहाँ हर व्यक्ति अपने दिल में एक अलग भारत लेके घूम रहा था। वो अलग समय था। उस समय में ये बड़े भारत की सोच रखना, एक ही राह पे चलने का दुस्साहस करना, जो हमारे पूर्वजों ने किया और इस कंट्री के लिए, इस देश के लिए एक संविधान बनाया, जिसको आने वाली सारी नस्लें एक सबसे बड़े ग्रंथ के रूप में फॉलो करें, जिसके हर शब्द का महत्व है, जिसके हर लाइन का महत्व है, उन चीज़ों का महत्व है जो इसमें लिखा हुआ है, उन चीज़ों का महत्व है जो इसमें नहीं लिखी हुई है। ये ऐसा महान ग्रंथ जो दुनिया के किसी भी संविधान से बेहतर, सभी के अच्छी चीज़ों को समाहित करके, और ये बड़े मेहनत के साथ कुल करीब 2.5 साल की अवधि में इस पे काम हुआ और ये बनाया गया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो इस पूरे कार्यक्रम के सबसे बड़े अगुवा थे, जो उस पूरे ग्रुप को, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसको एक राह पे रखे हुए थे। आप ये सोचिए, उस समय जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ऐसा नहीं कि सर्वसम्मति से बना। हर व्यक्ति था, उसके अपने अपने सभी बड़े नेता थे, हर किसी के अपने अपने व्यूज़ थे, अपने अपने व्यक्तित्व थे। पुरानी इसकी हिस्ट्री पे आप गौर डालें तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी डिबेट के बाद में इसका एक एक जो क्लॉज है वो कितनी डिबेट के बाद में बना। लोगों ने कैसे दिन रात पढ़ाई की, दिन रात आज सब जगह से ज्ञान लिया और सबको मिला के एक एक क्लॉज बनाई और अंततः हमारा संविधान बना। इस संविधान का मुख्य जो पर्पस था वो क्या था? हमारे सर पे एक आसमान हो, एक हवा हो, उसमें हम सब मिलके एक सी सांस लें, हर किसी को बराबर के अधिकार हों, हर किसी को जीवन में वो करने की छूट हो जो वो करना चाहता है, जब तक कि समाज के अन्य लोगों को वो किसी तरह से प्रताड़ित ना करे या उन पे कोई जुल्म ना करे। एक जिसे अंग्रेजी में इसका शब्द है यूटोपियन सोसाइटी। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो ऐसी यूटोपियन सोसाइटी की परिकल्पना नहीं कर पाते। ये संविधान ने हमारे लिए वो एक यूटोपियन सोसाइटी की परिकल्पना की, जहाँ हर व्यक्ति अपना दायित्व निभाए, हर व्यक्ति अपना काम करे और हर व्यक्ति दूसरे के अधिकारों की रक्षा करे। एक ऐसा समाज, सब कुछ भूल के एक कॉमन समाज। साथ में हमारे संविधान में कुछ प्रावधान लिए गए जो उस समय के भारत के लिए बहुत ही आवश्यक थे। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जो जाति प्रजाति कुरीतियों से ग्रस्त थे। बहुत सारे लोगों पर दमन होता रहा। बहुत सारी ऐसी जातियां थीं जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, साथ एक जगह जाने का अधिकार नहीं था, एक कुएं पे पानी पीने का अधिकार नहीं था। पता नहीं कितनी किस्म की रेस्ट्रिक्शन जो आज के भारत में हम उनके बारे में सुनते हैं, कहते हैं, देखते भी हैं। ऐसा नहीं कि ये सब कुरीतियाँ बिल्कुल गायब हो गई हैं। हमारे आसपास ये गंदगी जो है पनपती रहती है। पर अच्छी बात यह है कि अंततः हमारा संविधान जो है विजयी हो रहा है। आज हम सब धीरे धीरे, देखिए ये 70-75 साल कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं होता। जो देश पिछले 10,000 12,000 साल से संस्कृति का वास रहा है जहाँ पे, उसके लिए 70-75 साल कोई बड़ी अवधि नहीं होती। लेकिन मैं इसको कहते हुए एक भारतीय होने के नाते मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि हम सब ने जनरेशन दर जनरेशन अपनी सोच बदली है। धीरे धीरे हम लोगों की सोच बदली है और अब जो आज का भारत बन रहा है और जो आने वाले कल का भारत होगा, मैं समझता हूँ इसमें सभी व्यक्ति और ज़्यादा खुले दिमाग के होंगे। एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे को पूरी फ्रीडम, एक दूसरे के हकों की रक्षा, इन
मापदंडों के साथ काम करेंगे। आखिर हम इस जगह पहुंचे कैसे? इस जगह पहुंचने के लिए हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने एक राह प्रशस्त की हमारे लिए। तो मैं आज बहुत पावन दिन है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है। ये ऐसा मौका साल में कुछ एक ही दिन होता है जब आप खड़े होकर कह सकते हैं कि आप ऐसी पावन आत्मा के को याद कर रहे हैं जिसने पूरा जो हम आसपास देख रहे हैं उस पूरी चीज़ का स्वरूप बदल दिया है। आज का भारत वो है जो बाबा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में हमारे पूर्वजों ने हमें दिया इस संविधान के रूप में। मैं उनको शत शत नमन करता हूं और आप सबसे एक बार आग्रह करता हूं कि सब बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जय बोल के इस सभा को गौरवान्वित करें। बाबा भीमराव अंबेडकर की, संविधान की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर। आपने बाबा साहब के जीवन चरित्र, समाज में जो कमियां थी उनके बारे में और भारतीय संविधान के बारे में विशेष रूप से आपने बात की है। आपने हमारा हौसला बढ़ाया है, हम पुनः आपका सर धन्यवाद देते हैं। और मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा हमारे कृष्णलाल जस्सल जी, जो हमारे संस्था के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर सोसाइटी के, कि वो इस मौके पे आएँ और 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें। श्री कृष्णलाल जस्सल जी। दस्तावेज है भारतीय संविधान, ये पूरे भारत को एक मुट्ठी में बंद करके रखा है। इसमें मैं निवेदन करूंगा श्री जस्सल जी। परम पूजनीक योग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जी ਦੇ 65वें परिनिर्वाण दिवस ਦੇ बाबा साहब ਨੂੰ नमन करते हुए प्रधानगी मंडल ਤੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ महिलावां ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ 65ਵਾਂ परिनिर्वाण दिवस ऑल इंडिया SC/ST एसोसीएशन वालों आयोजित है। ये मैनेजमेंट वालों जो GM साहब वालों जो इत्थे प्रवानगी दे के बहुत वड्डा एक जो साढ़े ते एक सहयोग किया है, बहुत बहुत एसोसीएशन का धन्यवाद कर दी है। तो अज GM साहब ने जो संदेश दिता, मैनू लगता कि उस तो अगे बोलने वास्ते कुछ बचता नहीं है। तो बाबा साहब ने जो सानू कह गया इस सिक्ख्या दिवाओ, संगठित रहो तो संघर्ष करो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिमें उन्होंने कहा सी भी सिक्ख्या का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डिग्रियां प्राप्त करना जाओ। सिक्ख्या का मतलब ये भी है कि जो व्यक्ति अपने समाज और राष्ट्र के प्रति उन्होंने फर्जा नूं जानदा और उन्होंने उपर चलण की समर्था रखता, वही व्यक्ति सिक्ख्यत है। तो सिक्ख्या नूं अगे तो अगे प्रसार करने वास्ते ऑल इंडिया एसोसीएशन जिहड़ी है वो पिंड पिंड जाके ये उपराला भी करती है कि बच्चों दे विच जिथे उन्होंने समाजिक सिक्ख्या के नाल नाल फ्री ट्यूशन सेंटर जिहड़े खोल के अलग अलग थावां ते चलाए हुए ने, ताकि जिहड़ा हर एक व्यक्ति सिक्ख्या प्राप्त करके अपने फर्जां नूं पछाण सके ते इस समाज दे विच उच्चा सिर करके जीव सके। मैं अज दे इस परिनिर्वाण दिवस के उपर बाबा साहब नमन करते हुए एक बार फिर सारे नूं जय भीम, जय भारत। और मैं आगे अनुरोध करूंगा हमारे धर्मपाल पैंथर जी, जो जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर BR अम्बेडकर सोसाइटी और असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन है, वो भी आएँ और इस मौके पे अपने बात रखें। धर्मपाल पैंथर जी। मैं महाप्रबंधक महोदया की जानकारी में देना चाहता हूँ सर कि ये बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए हमारे साथी जो हैं मिशनरी साथी सभी गांव-गांव में जाकर के एकजुटता का प्रचार, एजुकेशन का प्रसार करते हैं और अपना समय और पैसा भी जहाँ से समाज से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके वो हमारा गांव में भी जा कर के
प्रचार करते हैं और एजुकेशन का पद्धर भी ऊपर लाने के लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर भी खोले हुए हैं। और आगे भी आप से साथ बेनती होती रहती है, कोई हमारी कमी रहे तो और कुछ हमें बढ़ाना पड़े तो आपसे मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे। धर्मपाल पैंथर जी। धन्यवाद साथियों। जय भीम जय भारत। मैं विचार कोई नहीं रखना क्योंकि विचार रोज़ रखते पिंडों में रख के अज भी बूलपुर टिब्बा दे उत्ते रख के आए हैं। उत्थे भी अज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया सीगा। अज मैं सिर्फ एक कविता जी लेटेस्ट मैं अज लिखी सी कल वो मैं तुहाडे नाल शेयर करा। मैं अपनी नहीं अपनी गल किते ना समझो कि मैं अपनी गल करा, जो मेरे समाज की गल है मैं वही कर रहा। कुछ आखण जोगा हो गया, कुछ आखण जोगा हो गया, कुछ अखवाउण जोगा हो गया, दुनिया च सिक्का अपना मनवाउण जोगा हो गया। दुनिया च सिक्का अपना मनवाउण जोगा हो गया। विद्या तो बांझा रखिया से सदियां तो मैनू वादियां, मास्टर बन स्कूल कालेज विच पढ़ाउण जोगा हो गया। मास्टर बन स्कूल कालेज विच पढ़ाउण जोगा हो गया। हथियार रखण दी मनाही कोटां तो दूर सी गवाही। हथियार रखण दी मनाही कोटां तो दूर सी गवाही। जज वकील बन के हुण फैसले सुनाउण जोगा हो गया। छूणा भी पाप समझदे सन दूर मैथों भजदे सन। छूणा भी पाप समझदे सन दूर मैथों भजदे सन। रोगियां दा करां इलाज डॉक्टर कहाउण जोगा हो गया। कौडी मुल नहीं सी मेरा वोटां वेले नेता मारदे ने फेरा। कौडी मुल नहीं सी मेरा वोटां वेले नेता मारदे ने फेरा। बोर्ड के अधिकार नाल संसद हिलाउण जोगा हो गया। बोर्ड के अधिकार नाल संसद हिलाउण जोगा हो गया। जदों वाजपेयी की सरकार सीगे उदों एक बोर्ड के उत्ते मायावती ने जिहड़ी सरकार दे दी, इसे करके मतलब मैं क्या कह रहा, शीस झुकाउणा पैंदा उच्ची बोल नहीं सी सकदा जिन्हां अगे। शीस झुकाउणा पैंदा उच्ची बोल नहीं सी सकदा जिन्हां अगे। तुरां उच्ची तौण उन्हां दी तौण नूं निभाउण जोगा हो गया। मैनू दुक्की तिक्की समझदे सी किते पुछ प्रतीत नहीं सी। मैनू दुक्की तिक्की समझदे सी किते पुछ प्रतीत नहीं सी। बन के मंत्री राष्ट्रपति देश हिलाउण चलाउण जोगा हो गया। किहड़ी किहड़ी सिफत सुणावां बाबा साहब अंबेडकर दी। किहड़ी किहड़ी सिफत सुणावां बाबा साहब अंबेडकर दी। महंगे महंगे शहरां विच कोठियां बनाउण जोगा हो गया। महंगे महंगे शहरां विच कोठियां पाउण जोगा हो गया। जिन्हां राहां ते तुर नहीं सी सकदा मैं सवेर ते शाम। जिन्हां राहां ते तुर नहीं सी सकदा मैं सवेर ते शाम। उन्हां राहां ते दिन रात गड्डियां भजाउण जोगा हो गया। नंग धड़ंगा गलियां विच घुमदा सी। नंग धड़ंगा गलियां विच घुमदा सी। रूड़ियां ते खेडदा सी। ब्रांडेड कोट पैंट पा के हुण टाई लाउण जोगा हो गया। ये कमाल है संविधान दा। ये कमाल है संविधान दा भीम युग पुरुष इंसान दा। ये कमाल है संविधान दा भीम युग पुरुष इंसान दा। पैंथर कखपति तो लखपति अखवाउण जोगा हो गया। पैंथर कखपति तो लखपति अखवाउण जोगा हो गया। जय भीम जय भारत। धन्यवाद सर पैंथर जी। महाप्रबंधक महोदया ने यहाँ पर जिक्र किया था कि यहाँ हमारे समाज में बड़ी असमानता थी और इसी भारतीय संविधान के कारण ही वो असमानता का जो बीच में जो गैप था वो ख़त्म हुआ और हम सभी आज इकट्ठे बैठ के हम किसी भी काम को, किसी प्रोग्राम को, किसी भी तरह के काम को हम इकट्ठे एकजुट होकर के कर सकते हैं और निपटे चाढ़ सकते हैं, जिसमें पूरा समाज जो है तरक्की कर सकता है। तो मैं आगे निवेदन करूंगा हमारे बीच में हमारे साथी सोन बैठा जी जोनल कैशियर कि वो भी आएँ और इस मौके के ऊपर अपनी बात रखें 2 मिनट के लिए। थैंक यू सर, आपने बहुत ही हमें आभार आपका हम व्यक्त करते हैं। आपने हमें यहाँ पर हाजिरी देकर सम्मानित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर महाप्रबंधक महोदया का। और साथ में हमारे मंगला साहब, इनका हेक्टिक शेड्यूल है, पीसी साहब का हम आभार व्यक्त करते हैं। और मैं साथियों को कहूँगा कि उनको उनकी गाड़ी तक लेकर के जाएं सम्मान सहित। और मैं निवेदन करूँगा सोन बैठा से कि वो आएँ और अपनी बात रखें। हमारे जोनल ट्रेजरर
ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन और साथी आर के पाल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सोन बैठा जी। आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित इस हॉल के प्रांगण में सूझवान साथियों, महिलाओं, बच्चों, सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत। आज हम उस महामानव की पुण्यतिथि में सम्मिलित हुए हैं जिन्होंने पूरी मानवता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। शुरू से ही बाल्यकाल से लेकर उनके परिनिर्वाण तक जो उनका जीवन रहा काफ़ी ही संघर्षशील और संघर्षमय रहा। देश में आज तक हम लोगों को ये समझा नहीं पाए कि हमारा देश का संविधान और उसमें वर्णित अधिकार के महत्व क्या हैं। आज भी हम इस दुविधा, इस बात में उलझे हुए हैं कि एक विशेष जाति वर्ग की बातें संविधान में की गई है, अपितु ऐसा नहीं है। किसी भी देश की विकास हम इस बात से उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि उस देश में महिलाओं का कितना योगदान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए अपितु समाज के हर उस तमाम लोगों के लिए, उनके अधिकार के लिए उन्होंने कार्य किया। और आज आप सबको पता होगा कि संविधान में ये प्रावधान था कि 1/3 पदों पे महिला अध्यक्ष होंगी, और उसका जीता जागता परिणाम आपके शहर कपूरथला को अगर उठाएं तो इस कपूरथला को, इस शहर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो तीनों उच्च पदों पे जो विराजमान है, वो तीनों महिला हैं। आपके इस कपूरथला जिला को चलाने वाली वो 3 महिला IAS, IPS और देश के जो भी उच्च पदों पर आसीन हैं, जो महिलाएं आसीन हैं, ये हमारे संविधान के बदौलत ही है। तो संविधान में किसी को इग्नोर नहीं किया गया है। हर जाति, धर्म, हर समाज के लोगों की उसमें बातें कही गई है, उसके अधिकारों की सुरक्षा दी गई है। आज किसान आंदोलन जो हो रहे हैं, किसान आंदोलन में किसानों ने इस बात को माना कि जो उनके साथ आज भेदभाव हो रहा है, ये संविधान की अवमानना है। तो इस मौके पे हम उस महामानव का आज पुण्यतिथि में सम्मिलित हुए हैं, और हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं माननीय डॉक्टर इंद्रजीत काजला जी, हम उनको सुनेंगे। हमने उन्हें ज़्यादा समय देना है, तो मैं पुनः बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित सभी को मैं पुनः एक बार जय भीम, जय भारत कहता हूँ। नमो बुद्धाय। में श्री गुरु रविदास सेवक सभा के पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको भी हार्दिक अभिनंदन है। बाबा जीवन सिंह सोसाइटी रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के पदाधिकारी भी पहुँचे ने, उन्होंने भी हार्दिक अभिनंदन है। और भगवान वाल्मीकि
सभा से भी उनके पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनको भी हम जी आए कहते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही हमारे बीच में डॉक्टर बलविंदर कुमार जी, जो पहले भी एक हाजिरी यहाँ पर दे के गए हैं, उनसे अनुरोध है कि वो मंच पे आएँ और अपनी बात आज यहाँ पर रखें। हमारे आज के मुख्य अतिथि महाप्रबंधक रेल कोच फैक्ट्री श्री रविंद्र गुप्ता जी का हेक्टिक शेड्यूल था, उनकी मीटिंग थी ज़रूरी, और अपना मैसेज वो देकर के गए हैं कि मैं बैठना चाहता था बाबा साहब के बारे में, जो हमारे मुख्य वक्ता हैं उनको भी सुनना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी है, उनकी मिनिस्ट्री में रेलवे बोर्ड के साथ मीटिंगें चलती रहती हैं और ऑलरेडी वो फिक्स्ड होती हैं, इसलिए उनका थोड़ा सा समय का अभाव होने के कारण वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और मैं निवेदन करूँगा हमारे डॉक्टर बलविंदर सिंह कुमार जी को आएँ और आज के मौके पर अपनी बात रखें। डॉक्टर बलविंदर जी। सारिਆਂ ਨੂੰ नौ बुद्धय जय भीम। वैसे ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਈ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬੋਧਿਸੱਤਵ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਜਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਇਸੀ ਬਹਾਨੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੂੰਗਾ और प्रोग्राम भी अटेंड करूँगा। मैं अपने प्रधान जी जीत सिंह जी का मैं बहुत आभारी कि उन्होंने आज के दिन अपनी बुक रिलीज़ की थी। अपने रंजीत जी जिन्हें कल मेरी गल हुई सी, इन्होंने मैं कहा कि मैं आना चाहूँगा, टाइम का मैं छोटी लेना चाहता सी कि कितने बजे, क्योंकि मैनू फगवाड़े भी मेरा अज मुख्य वक्ता के रूप में ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਧੰਮ ਬੰਧੂਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਲਖਨਊ RDSO ਵਿੱਚ ਐਸ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਕੰਕਰੀਟ ਸਲੀਪਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। मैं JNU तो न्यूक्लीयर प्रोलिफरेशन था, कैमिकल वेपन के उपर मैं PhD की, मैनू बाहर जाने का मौका मिले, पर मैं अपने नू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो अलग नहीं कर पाया। मैं यूनाइटेड नेशंस में जा सकता सी, मैं एक बहुत अच्छी जॉब ले सकता सी, पर मैं पंजाब में आया। मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हाँ। एक स्कूल हैगा आ जिसका नाम हैगा डॉक्टर अंबेडकर मिशन प्लेवे स्कूल, जो कि 2005 तो ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ छोटे बच्चों लिए ही चलता है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कि बाबा साहब की विचारधारा होंगी है। इसी भी 6 दिसंबर ਨੂੰ अपने स्कूल में मनाते सी, पर मैनू फगवाड़े बुलाया गया, किया गया कि, तब मैं क्या चलो कोई बात नहीं, इसी श्रद्धांजलि देनी होंगी, इसी किसी भी जगह पर जाके दे सकते हैं, इसी थोड़ा टाइम अपना डिले कर लेंगे हैं। तुसी देखिया बुद्धिजीवी लोग किस तरह तो बाबा साहब ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਲਿਊਮਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ,
वो बदलाव मुस्लिम आक्रमणकारी ਜਦੋਂ उत्तर भारत ਵਿੱਚ आक्रमण कर रहे सी, लुੱਟਮਾਰ कर रहे सी, उस वेले जो एक समाज जो कि मूल निवासी समाज ਸੀਗਾ, जो कि बुद्ध ਨੂੰ अनुसरण ਕਰਨ वाला ਸੀਗਾ, धम्म ਤੇ ਚੱਲਣ वाला ਸੀਗਾ, ਉਹ एक सो कॉल्ड हिंदू ब्राह्मणिकल सिस्टम तो तंग ਸੀਗਾ, उन अपने ਨੂੰ चेंज करके मुस्लिम समुदाय ਵਿੱਚ अपने ਨੂੰ शामिल कर लिया। सानू पढ़ना पऊगा, सानू देखना पऊगा कि साढ़े अज का जो मुस्लिम समाज भी है वो साडा ही निकलिया होया है। साढ़े कोल इस चीज़ की प्रूफ है गया, बाबा साहब की राइटिंग्स में आ चीज़ां हैगियां हन। सानू अपने अच्छे समाजिक परिवर्तन ले, समाज ले सानू आगे बढ़ना है, सानू शिक्षित होना है, संघर्ष करना है, एकजुट होना है। आ तो सानू करना ही पऊगा, क्योंकि सानू अपने नू बरकरार रखना है, वक्त दे नाल सानू अपने नू अगे बढ़ाना है। साढ़े बच्चे जरूरी नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर ही बनन, वो जज बनन, वो हर खेल कूद में अगे आन, हर क्षेत्र में उन्होंने सानू पूरा उन्होंने इसे अगे बताना है। अज दे इस दिन मैं आही कहूँगा कि बाबा साहब ने जिन्नी मेहनत की इसी उन्नी मेहनत नहीं कर पाते, क्योंकि इसी भोग विलास में अपने नू किते न किते इसी जुड़ गए हाँ। साढ़े लिए बाबा साहब नू सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि अगर इसी एकजुट होके धार्मिक क्रांति लेके आइए, अपने विच सामाजिक क्रांति लेके आइए, और दिल्ली में ऐसी जाके अपना हक साबित करिए कि ऐसी मूल निवासी हाँ, देश साडा हैगा या कुछ गिने चुने लोग सानू नहीं डिक्टेट कर सकते। वी हैव टू लिव लाइक अ लायन। बाबा साहब ने कहा सी, लिव लाइक अ लायन, नो वन कैन क्रॉस योर वे। बहुत ना बोलते हुए मैं अपने साथियों को सुनना चाहूँगा जिहदे लई मैं इत्थे आया सी, और मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि मैनू मौका दिता गया कि मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने लिए बाबा साहब नू एक बार मैं याद करा। नमो बुद्धाय। रविंदर सिंह जी ते उन्हों का परिवार पूरा बाबा साहब अंबेडकर की सोच को आगे बढ़ाने के लिए पूरी फैमिली समर्पित है। और इन्होंने जो स्कूल की बात की है, इन्होंने खुद अपने पैसे से जगह खरीद करके और उस स्कूल को बनाया है डॉक्टर अंबेडकर प्ले वे के नाम से। और वहाँ जहाँ पर वो बाबा साहब की बारे में भी शिक्षा दी जाती है, बहुत बड़ी बात है। और इनके लिए बिग हैंड्स हो जाएं एक बार। और इन्होंने जो निर्देश दिया है हमें कि हमें बाबा साहब के मार्ग पर चलना है, अपने लोगों को शिक्षित करना है और संगठित भी रहना है, और भारत में अपना नीला झंडा भी फहराना है। ये उन्होंने मैसेज यहाँ इस मंच से दिया है। और हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि हम भी बाबा साहब के और आप लोगों के जैसे महापुरुषों, हमारे महापुरुषों के मार्ग पर चलते हुए हम भी अपने समाज में उनको समाज को अपलिफ्ट करने के लिए आगे काम करते रहेंगे। तो इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे साथी निर्वैर सिंह जी भी उपस्थित हुए हैं, जो मिशनरी चिंतक हैं। उनको भी अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और अपनी बात को रखें। हमारे साथी के.एस. खोखर जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बेटी प्रभजोत के कविता पे खुश होकर के 100 रुपये का उनको पुरस्कार दिया। मैं बेटी से अनुरोध करूंगा कि आकर मंच पे अपना ये पुरस्कार प्राप्त करे। प्रभजोत कौर, मैं अनुरोध करूंगा निर्वैर सिंह जी, क्योंकि यहाँ पर लाइटें बहुत पड़ती हैं, सामने दिखाई दे नहीं रहा कोई। और कृपया आप मेरा मान रखते हुए 2 मिनट के लिए अपनी बात को रखें। बेटी प्रभजोत के लिए बिग हैंड की जाए। और मैं हमारे आज के मुख्य वक्ता कजला जी को
ये बताना चाहता हूँ कि सर कोविड की जो हमारी गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की, स्टेट सरकार की और यहाँ हमारे आरसीएफ के लोकल प्रशासन की, उसके मद्देनज़र हम यहाँ पर बड़ा मैसेज नहीं लगाया लोगों को यहाँ पर इतने ज़्यादा हो जाएं कि वो कोविड की कोई सारी गाइडलाइन टूट जाएं, और हम अपना सिंबॉलिक ये कार्यक्रम रखना चाहते थे और रखा है। और गैदरिंग बेशक कम है, आपने देखा है पहले कि यहाँ पर तो एक्स्ट्रा चेयर लगानी पड़ती हैं, ऊपर नीचे हाल जो भर जाता है, और हमने बड़े लेवल पे मैसेज नहीं दिया। और जितने लोग बैठे हैं वो बहुत ही सुचेत और सूझवान लोग हैं जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आपका सुनने के लिए आए हैं। और हम इस बात की क्षमा भी चाहते हैं कि इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं है और आप बड़े स्पीकर हैं, ये जितने भी हैं अच्छे हैं और सुनने वाले हैं। मैं खोखर साहब का धन्यवाद देता हूं जो बेटी को उन्होंने पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया। श्री नरवैर सिंह जी। सत्कारयोग हाजरीन, सारिਆਂ ਨੂੰ जय भीम जय भारत। ਅੱਜ चिंतन होना चाहिए और असी तो आपस में सारे चिंतन करते रहने आ, हाँ कभी ऑफिस विच कभी घर बैठ के एक दूसरे दे, असी सारे परिवार हाँ एक, तो असी दुख सुख में भी हाजिर होंने आ, तो असी अपनिया समाजिक जो परेशानियां हैं उहदे ते भी असी गल करते रहने आ। तो मैं चाहूँगा कि असी डॉक्टर इंद्रजीत कजला नूं सुनीए और वो अपनी शिद्दत नाल अपनी गल वध तो वध टाइम जिन्ना भी वो लगा सकते हैं रखन, तो असी सुनीए, क्योंकि सुनना जिहड़ा बहुत जरूरी आ। जिन्ना चर असी सुनने की आदत नहीं पाते तो मैनूं लगदा शायद असी सफल नहीं हो पावांगे। कि जो तुसी भगवान बुद्ध की तस्वीर देखते हैं तो उत्थे खास चीज़ जिहड़ी है वो जाए उत्थे कन्न बहुत वड्डे उन्होंने दिखाए। इट मीनस जिन्ना सुन सकते हैं, जिन्ना लर्न कर सकते हैं आवाज़ राही वो जरूर करो। धन्यवाद साथियों। मैं जिन्ना भी मैं होर शब्द ही बोलने सी, मैं वो अपना सारा समा जिहड़ा इंद्रजीत दे नां लगा के उन्होंने बेनती करूँगा कि वो वध तो वध जिहड़ा है वो साडे नाल अपनी सांझ पाउण, अपने विचार रखन। धन्यवाद सारिਆਂ ਨੂੰ। जय भीम जय भारत। साडे मिशनरी साथी नरवैर सिंह जी, बहुत शौक है इन्होंने सारा लिटरेचर, तकरीबन बाबा साहब का लिटरेचर बहुत सारा इन्होंने इकट्ठा करके रखा है और ये गाहे बगाहे बच्चों को और दूसरे लोगों को ये अपना लिटरेचर जो जिन्होंने एकत्रित किया है वो देते रहते हैं कि ज्ञान का वर्धन हो सके। और हमारे बीच में बेटी है लास्ट स्टूडेंट जसप्रीत कौर, वो भी अपनी बात को रखना चाहती है, जो हमारे साथी करनैल सिंह जी की बेटी है। और मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए और इससे पहले कि हमारे मुख्य वक्ता आए वो बेटी जसप्रीत कौर अपनी बात। जय भीम जय भारत। जिवें आपां सारे इत्थे महापरिनिर्वाण दिवस से इकट्ठे हुए हैं, तो एक्चुअली मेरी जो डिग्री है वैसे कंप्लीट हो चुकी है इस ईयर। तो जदों मैं कॉलेज च सी ते मेरी किसी नाल आर्गूमेंट वैसे चलती रहती होंदी सी, और एक भी दिन इदां दा नहीं सी कि मैनूं कितों कुछ सीखण नूं नहीं मिलिया। तो फस्ट समैसटर च मैं एक बारी स्पीच दी सी और मैं उस टाइम दस्सिया भी सी कि एक कोई बच्चा सी जिसने थोड़ा अपर क्लास का सी वो, तो उन्हें उत्थे बैठे ही क्लास दे विच ही रिजर्वेशन के अगेंस्ट कुछ बोलिया सी, तो मैं उन्होंने थोड़े दिनों बाद क्लास दे विच ही जवाब दिता सी। तो मेरा उत्थों ही शुरू हो गया सी किते ना किते आर्गूमेंट्स करनी। तो जे आपां जिवें मैं लॉ स्टूडेंट सी तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िया सी, तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने जिहड़े कानून ने बहुत वधिया तरीके नाल बनाए गए ने, सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ बनाए गए ने, पर जिहड़ी प्रॉब्लम हैगी आ ਉਹ हैगी आ एक तो जिहड़ी सरकार जो उन्होंने चंगी तरह इंप्लीमेंट नहीं करती हैगी, और अगर मैं दूसरी प्रॉब्लम कवां तो वो हैगी अपने च क्यों हैगी आ, बिकॉज आपां नूं जिहड़े राइट्स मिल चुके हैं इस टाइम, असी वो राइट्स वरतों भी कर रहे हैं, असी पढ़ रहे हैं, असी सब कुछ कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम कित्थे आ रही है, असी अपने बच्चों नूं अगे वो चीज़ बारे दस ही नहीं रहे। असी बस उन्होंने घरों इन्ना कह के तोड़ देंगे हैं, मैं हाँ जी तुसी पढ़ो जाके तो अपना अगे कुछ बनाओ। असी उन्होंने जो रियलिटी आ उहदे नाल असी की कह सकते हैं, आपां उहनूं फेस ही नहीं करवा रहे कि
ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ SC ST ਆਪਣਾ ਉਸਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ 3 ਇਅਰਸ PG ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ PG ਤੋਂ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਡਿਪਰੈਸਡ, ਔਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਟਿਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੈਲਪ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਈਵਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ RCF ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ SC ST ਤੋਂ, ਦੈਨ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन आज भी हो रहा है। जय भीम। जो आज के दिन स्कूलों कॉलेजों में जो हमारे बच्चों को फेस करना पड़ता है उसके बारे में इन्होंने बताया है, और मैं बेटी को ये कहना चाहता हूँ, इवन हमारे सामने बैठे जो हमारे साथी हैं समाज के लोग, कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाइए, बाबा साहब को पढ़िए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी एम्प्लॉइज़ रहते भी ऐसी बातें, ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन हम भी फेस करते रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने अब हमें इतना बोल्ड कर दिया उसकी एजुकेशन ने कि हमारे सामने बड़े बड़े 30 मार खां भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। हमें फेस नहीं करते, वो हमारे सामने से इधर निकल जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि वो SC ST के रणजीत सिंह आ रहे हैं, जीत सिंह आ रहे हैं, निर्भैर सिंह आ रहे हैं, पैंथर जी आ रहे हैं, तो कभी भी ऐसी बात नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि इनके पास नॉलेज है। वो हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि एजुकेशन इज ए की विच कट्स ईच एंड एवरी ट्री ऑफ इग्नोरेंस। सो बहुत बढ़िया आपने बात करी है बेटी, तो आपको भी ये अनुरोध है कि आप भी अच्छा ज्ञान, आपने तो पढ़ा ही ला है, आपको तो कोई भी आपका फेस नहीं कर पाएगा। ऐसी जिनकी विचारधारा रहा हमारे लोगों के अगेंस्ट है, कभी भी हमें वो फेस नहीं कर पाएगा। आपको तो नहीं कर पाएगा, मैं ये बताता हूँ यहाँ से। और अभी इंतज़ार की घड़ियाँ आप लोगों की ख़त्म होने से पहले एक हमारे बहन जी हैं, उन्होंने यहाँ से उन्हें अनुरोध आया नीचे से हमारे साथियों का कि मैडम चंदा जी हैं हमारे बीच में, यहाँ हमारे जोनल ट्रेजरर की मिसेस हैं, वो उनको पता है कि पिछले 6 दिसंबर को ही हम लोगों ने यहाँ मंच से
वो बात रखी थी बीच में 14 अप्रैल जो कोविड हमारा खा गया, तो अभी तो ऐसा कोई मौका नहीं होता जहां मैडम चंदा अपनी बात को नहीं रखते। अब अभी मैं उनको यही कहूँगा कि अपनी कुछ सीमित समय के अंदर अपनी बात को समाप्त करें। मैडम चंदा जी। सर्वप्रथम आप सभी को जय भीम, जय भारत। किसी भी देश की तरक्की तब तक संभव नहीं है, तब तक संभव नहीं मानी जा सकती है जब तक उस देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चले। स्त्री एवं पुरुष दोनों की ही सृष्टि के सृजन एवं मानवीय सभ्यता के विकास में सृजनात्मक भूमिका रही है। पुरुष एवं स्त्री दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू, एक दूसरे के पूरक व सहयोगी हैं। आज हमारे देश को एक विकासशील देश का दर्जा दिया जा रहा है। पूरे विश्व में भारत का नाम सभ्यता व संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। देश भर में नारी उत्थान की बात एक चर्चा का विषय बनी हुई है, परंतु इस देश की भावी पीढ़ी जिस देश के गर्भ से जन्म लेती है, उसी स्त्री को सही मायने में उसके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी सही एवं पूर्ण रूप से नहीं है। भारतीय महिलाओं की स्थिति प्रारंभ से ही उतार चढ़ाव के दौर से गुजरती रही है। यही कारण है कि महिला विकास यात्रा संक्रमण से गुजर रही है, जिसमें सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही तत्वों का समन्वय है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही कुछ मूल अधिकारों के साथ इस धरती पर आता है। ये अधिकार उसके जन्म से लेकर मरण तक उसके साथ रहते हैं। जीवन जीने की स्वतंत्रता, समता का अधिकार, विकास के अवसर प्राप्त करने का अधिकार या अन्य प्रकार के अधिकार। प्रत्येक अधिकार में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। अधिकार होने के बावजूद उन्हें कई बार अधिकार के प्रयोग से वंचित भी होना पड़ता है। भारतीय संविधान भारत की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धरोहर है। 26 जनवरी 1950 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। इसी दिन देश सदियों की दास्ता व उतार चढ़ाव के पश्चात नए गणराज्य के रूप में उभर कर आया। मूल अधिकारों का उद्गम, स्वतंत्रता का संघर्ष। मूल अधिकार ऐसे आधारभूत अधिकार होते हैं जो मनुष्य का चहुमुखी विकास करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं को कई संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 14-15 में समता का अधिकार वर्णित किया गया है। ये सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वे नागरिक हो व गैर नागरिक। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश व जन्म स्थान समानता के आधार हैं। अनुच्छेद 15(3) स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 16 लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार, बेगार, बलात्श्रम आदि का प्रतिबंध करता है। स्त्रियों का अनैतिक व्यापार मानव दुर्व्यवहार का ही एक रूप है। स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत मानव दुर्व्यवहार एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कतिपय नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए जीविका के पर्याप्त साधनों की उपलब्धि, स्त्रियों का समान कार्य के लिए पुरुषों के बराबर वेतन, स्त्रियों की शोषण से रक्षा आदि अधिकारों से महिला को गरिमामय जीवन यापन को प्रेरित करता है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करता है, अर्थात स्त्री से कठोर परिश्रम वाला काम ना लेना, खतरनाक मशीनों पर कार्य ना करवाना, अत्यधिक समय तक काम ना करवाना आदि। अनुच्छेद 51(3) के मूल कर्तव्य के अंतर्गत भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भारतीयत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 243 घ में महिलाओं के लिए पंचायतों के अंतर्गत कतिपय स्थान आरक्षित किए गए हैं। अध्यक्षों के 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। समय समय पर संविधान में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए संशोधन किए जाते रहे हैं, क्योंकि
इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के साथ लैंगिक आधार पर किए जा रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए उनके अधिकारों को न केवल सुनिश्चित करना जरूरी है, बल्कि उनके अधिकारों का क्रियान्वयन भी आवश्यक है। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम चंदा जी। आपने संविधान की अनुच्छेद के बारे में डिफरेंट अनुच्छेद जो हैं उनके बारे में जानकारी दी है और आपने काफ़ी मेहनत करी है इस संविधान के ऊपर चर्चा करने के लिए। आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो मैं